सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो प्योर सब्सटेंस हमारा एलिमेंट हो सकता है या अदरवाइज हमारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल हो सकता है एलिमेंट का, या अदरवाइज हम कह सकते हैं कि एक कंपाउंड हो सकता है कोई। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करें कंपाउंड को, तो अगर मान लीजिए एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में मान लीजिए अगर हमने नाइट्रोजन की सिर्फ बात की, नाइट्रोजन लिया या ऑक्सीजन लिया या हाइड्रोजन लिया, फ्लोरीन लिया, हाँ, तो ये सारे क्या हो गए, तो ये फ्लोरीन अगर लिया तो ये सारे क्या हो गए, हमारे एलिमेंट हो गए। अगर हमने मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हमने नाइट्रोजन की गैस ली या एग्जांपल में ऑक्सीजन की गैस ली या हाइड्रोजन की गैस ली या मान लीजिए फ्लोरीन की गैस ली, तो ये सारे एग्जांपल क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, कि जो हम इसको हम कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में हम पानी ले सकते हैं, कि जो हमारा कंपाउंड जो है तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। उसके बाद C6H12O6 जो है, तो यानी कि जो हमारा ग्लूकोज होता है तो ये भी हमारा क्या है, तो प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर हमने अमोनिया गैस ले ली तो ये भी क्या हो गया, हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अदरवाइज H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, तो कंपाउंड के हो गए। तो एग्जैक्टली प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिक्स है, तो दे डू हैव फिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले जो भी सब्सटेंसेस है तो उसको प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल ऐसे सारे एलिमेंट होते हैं, मेटल आर ये वो सारे एलिमेंट है कि जो क्या करते हैं, मेटल ऐसे सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो करते हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनका जो टेंडेंसी रहेगा वो मैक्सिमम क्या रहेगा, टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, लस्ट्रस होते हैं, यानी कि वो शाइनी होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी होता है ये जो मेटल होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी उसके अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अगर हम और प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये जो होते हैं तो ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या है कि उससे हम शीट बना सकते हैं हैमर करके। और ये क्या होते हैं, तो डक्टाइल होते हैं। तो डक्टाइल का मतलब होता है कि हम उससे वायर बना सकते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अगर हम मेटल्स की अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमें जो है मेटल के एग्जांपल, अगर मेटल के एग्जांपल देखें तो इसमें मेटल जो होते हैं तो गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो ये सारे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, तो ये सारे किसके एग्जांपल है, तो ये मेटल के एग्जांपल है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस के क्या करते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, जो करते हैं एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। दूसरा एग्जैक्टली अगर हम मेटल्स के नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो क्या होते हैं, डक्टाइल बिल्कुल भी नहीं होते, यानी कि आप उससे वायर नहीं बना सकते हैं। और वो मेलेबल भी नहीं होते हैं, तो वो मेलेबल भी नहीं होते। तो मेलेबल भी नहीं होते हैं यानी कि आप उससे शीट भी नहीं बना सकते हैं। और उसके बाद वो जो लस्टर होता है यानी शाइन होता है, तो शाइनी बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जैक्टली सिर्फ आयोडीन है तो वो कुछ शाइनी होता है, बट मोस्ट ऑफ द जो ये रहते हैं नॉन मेटल वो क्या रहेंगे, तो वो शाइनी भी नहीं रहेंगे। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ दी। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर्स अच्छे नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए कंडक्टर की बात करते हैं तो सॉरी नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन आ जाएगा, फिर उसके बाद फास्फोरस आ जाएगा, फास्फोरस है, फिर उसके बाद सल्फ़र है, उसके बाद फ्लोरीन है, एंड फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है। तो ये सारे क्या है, तो ये सारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल है।
मेटलॉइड एक्चुअली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, एंड जो नॉन मेटल होते हैं तो नॉन मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो इन सारे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, तो मेटलॉइड कैसे कहते हैं। उसके अगर एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में आएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद है जर्मेनियम, जर्मेनियम। तो ये सारे क्या है, तो ये मेटलॉइड के एग्जांपल है। तो जो जनरली मेटलॉइड जो रहेंगे ना, वो क्या करेंगे, तो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो ये प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, यानी कि मेटलॉइड जो होते हैं वो डोनेट करने में भी ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, एंड एक्सेप्टेंस में, डोनेट करने में या और एक्सेप्टेंस में रादर वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो यानी कि शेयर करते हैं, यानी कि कौन से बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम बनाते हैं मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपने कोई तो एक रिएक्टेंट ए लिया और दूसरा रिएक्टेंट बी लिया, और इससे कोई तो नया रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है तो वो सी बना। तो इस पर्टिकुलर साइड को हम कहेंगे रिएक्टेंट, और इस पर्टिकुलर साइड को हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो यानी कि ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गया, और केमिकल रिएक्शन से क्या मिला हमें, केमिकल रिएक्शन से एक प्रोडक्ट मिला। अगर सी का प्रॉपर्टी देखें, अगर सी का प्रॉपर्टी देखें, वह भले वो फिजिकल हो या केमिकल हो, तो अगर ये केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी जी जो सी बना है प्रोडक्ट, वो मान लीजिए ए से भी मैच नहीं हो रही है एंड बी से भी मैच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये जो है, तो इसकी एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डेवलप हो गई है या क्रिएट हो गई है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर और सी जो है, तो ये स्टेबल भी कंपाउंड है, मान लीजिए स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है। तो इस पर्टिकुलर केस में, ये केमिकल रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट बना है, इसको हम कंपाउंड कह सकते हैं। तो कंपाउंड एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, वो जो पेरेंट मटेरियल है यानी कि रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती है। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात करें, तो एग्जैक्टली जो मैटर जनरली हम 12 तक पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, तो ये होता है सॉलिड, फिर लिक्विड, और जो गैस होती है, तो गैस के बारे में हम मैक्सिमम डिस्कस करते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट एकदम थ्योरेटिकल जो है, तो वो हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई बहुत हॉट गैसेस है, तो हॉट गैसेस को ही हम क्या कहेंगे, अगर हॉट गैसेस है तो उसको ही हम प्लाज्मा कहते हैं। तो जो सॉलिड होता है, तो सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स शेप होता है, एंड उसके पास फिक्स्ड मास होता है, और फिक्स वॉल्यूम भी होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के पास शेप तो कुछ फिक्स नहीं है, मान लीजिए मास है, तो मास फिक्स होता है, एंड जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी लिक्विड का क्या होता है, तो लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वैसे ही अगर हम गैस के बारे में बात करें, तो गैस जो होती है, तो उसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है, उसका मास ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कहेंगे हम। मास क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, एंड जो उसका वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम भी क्या रहता है, तो निग्लिजिबल ही होता है, निग्लिजिबल। तो ये भी निग्लिजिबल है, उसका मास भी निग्लिजिबल होता है, और वॉल्यूम भी निग्लिजिबल होता है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ऐसे फोर्सेस कि जो एक मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, या एटम कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं, या अदरवाइज मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए ये जो दो एटम कही है, या इसको हम एटम कह सकते हैं या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, तो इसके बीच में जो भी अट्रैक्शन जो फोर्स है, तो वो क्या होता है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो सॉलिड में क्या होता है, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो अगर सॉलिड की बात करें, तो ये क्या होता है, इसमें हाईएस्ट होता है।
तो इसमें जो लिक्विड में होता है वो मीडियम रेंज का होता है, एंड जो गैस होती है तो गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या रहता है, लीस्ट रहते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर फोर्सेस किस में रहेंगे तो सॉलिड में रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में। लिक्विड में वो मीडियम रेंज के हो सकते हैं, एंड गैस में ऑलमोस्ट लीस्ट या निग्लिजिबल होते हैं, ऐसा कहा तो भी चलेगा। इसलिए गैस क्या रहती है, सबसे ज़्यादा दूर दूर रहती है। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी, तो अगर एनर्जी की बात करते हैं, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो सॉलिड जो होता है, तो सॉलिड में क्या रहता है कि एनर्जी ऑलमोस्ट लीस्ट के आसपास रहता है, इसीलिए सॉलिड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर कंपेयर करें लिक्विड के साथ तो इसके पास थोड़ा मोर एनर्जी होता है कंपेयर टू सॉलिड, एंड गैस के पास रहता है मोस्ट एनर्जी अवेलेबल होता है। यानी कि सॉलिड के पास जो अगर कंपेयर करें तो सॉलिड के पास जो एनर्जी होता है वो लिक्विड से कम होता है, एंड जो लिक्विड के पास जो एनर्जी होता है गैस से कम होता है, इसलिए गैस बहुत ज़्यादा दूर दूर रहता है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो रहेंगे तो वो ये मोस्ट स्टेबल रहेंगे। उसके बाद जो लिक्विड रहते हैं कि ये मीडियम रेंज के स्टेबल होते हैं, एंड जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये लीस्ट स्टेबल होते हैं। यानी कि गैसेस क्या है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के कारण वो क्या करते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड को रिएक्ट करना है तो आपको उसको लॉट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, देन ओनली सॉलिड कैन रिएक्ट। और गैसेस के केस में आपको लीस्ट एनर्जी में ही वो केमिकल रिएक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी दे डू हैव लॉट ऑफ एनर्जी। अगर हम मास की बात करें केमिस्ट्री में, तो मास और वेट ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसको हम इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं। लेकिन अगर मास क्या होता है, तो मास एग्जैक्टली अगर फिजिक्स की बात करें तो मास केजी में गिना जाता है, और वेट जो होता है तो वेट एक प्रकार का फोर्स होता है। तो ये फोर्स होने के कारण ये किस में गिना जाता है, तो न्यूटन में गिना जाता है। तो मास, तो यानी कि जब भी हम फोर्स क्या होता है, तो मास को अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं एक्सीलरेशन या ग्रेविटी से तो हमें क्या मिलता है, तो फोर्स मिलता है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में हम मास की जगह पे वेट एंड वेट की जगह पे मास लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरचेंजेबली ये वर्ड ये करता है, इंटरचेंज करता है। तो यानी कि केमिस्ट्री की बात करें तो मास और वेट क्या रहेगा, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। और मोस्ट ऑफ द वेट जो वेट हम यहाँ गिनते हैं या मास गिनते हैं केमिस्ट्री में, तो ये हम किस में गिनेंगे, तो ग्राम में गिनेंगे, या अदरवाइज हम उसको जो है तो ग्राम पर मोल जो एक यूनिट होता है, तो ग्राम पर मोल यानी कि जी पर मोल जो है, तो इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम मास जो है वो मेजर करते हैं केमिस्ट्री में। अगर हम फिजिकल यूनिट्स की बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट होते हैं, तो जो मास होता है तो मास केजी में गिना जाता है, बट केमिस्ट्री में एग्जैक्टली हम ग्राम में मोस्ट ऑफ द डिस्कशन करते हैं। अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ मीटर में गिना जाता है फंडामेंटल यूनिट में। जो टाइम होता है तो टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर। एंड जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर जो है तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन ऐसा होता है, कैपिटल के से भी हम डिनोट कर सकते हैं। एंड अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम किस में मेजर करते हैं, तो मोल में मेजर करते हैं, यानी कि कितने मोल अवेलेबल है, ऐसे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी कह सकते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, तो इसको हम मेजर करते हैं। तो ये कैंडेला जो है, तो कैंडेला यूनिट में मेजर करते हैं। तो ये हमारे एग्जैक्टली क्या फंडामेंटल यूनिट्स है। तो मोस्ट ऑफ द जो भी यूनिट्स है तो वो यही से डिराइव हो गए हैं। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास हम गिनते हैं केजी में, वॉल्यूम हम गिनते हैं मीटर क्यूब में कह सकते हैं। तो केजी पर मीटर क्यूब जो है तो ये डेंसिटी का यूनिट हो गया, और इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, RHO रो। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में जो मास है वो ग्राम में मेजर किया जाता है, एंड जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है।
और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब होता है उसमें 1000 लीटर जो होता है इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है बाय द लिक्विड कह सकते हैं, जिसका डेंसिटी 1 है। एंड डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तो उसका फार्मूला होता है 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32, एंड डिग्री सेल्सियस का फार्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। अगर मान लीजिए हमें डिग्री सेल्सियस में मान लो 0 डिग्री दिए, तो अगर हमने ये फार्मूला अगर यूज़ करते हैं ये वाला, और उसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है मान लीजिए, तो अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, हमें क्या दिया है 0 डिग्री दिया है, तो अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट क्या लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट वैल्यू 0 आ जाएगा, ये कंप्लीट वैल्यू 0 आ जाएगा, तो डिग्री जो फ़ारेनहाइट है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 32। तो यानी कि अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही अगर हम मान लीजिए हमारे पास 100 डिग्री दिया, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया, और इसको अगर हम यही फार्मूला में डालें तो हमें क्या दिया 100 डिग्री, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 180 प्लस 32। तो यानी कि अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यही वैल्यू कितना हो जाएगा 212। हम ऐसे भी कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि अगर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया तो ये जो फार्मूला है, तो ये फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में बॉन्ड क्या होता है, मान लीजिए ये कोई भी एटम है, एक एटम है और दूसरा एटम है, अगर इस एटम इन दोनों एटम में अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन होके अगर बॉन्ड बन गया तो उसको हम एक बॉन्ड कहेंगे, जिसमें क्या हो जाता है ना कि एग्जैक्टली इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो पहला जो बॉन्ड होता है मान लीजिए उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा रहता है कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जाता है। अगर मान लीजिए 2 एटम है और 2 एटम के बीच में, अगर एटम कह सकते हैं हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, बट अभी हम मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये 2 एटम है और 2 एटम के साथ बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो रहा है तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। दूसरा मेजरली टाइप होता है आयोनिक। तो इसमें क्या हो जाता है ना कि एक्चुअली बॉन्ड तो होता है, बट एग्जैक्टली क्या होता है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, या अदरवाइज यहाँ से यहाँ कम्प्लीटली ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। एंड तीसरा रहता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या रहता है कि जो एक ही एटम है, अगर एक ही एटम है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है, इधर ये दे सकता है या ये भी दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड या शेयर्ड भी लिख सकते हैं, डोनेटेड बाय 1 एटम। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड एक्चुअली जनरली जो होते हैं आयोनिक बॉन्ड वो क्या होते हैं, तो एग्जैक्टली वो जब भी मेटल और नॉन मेटल में जनरली ये होते हैं, तो मेटल एंड नॉन मेटल जो होते हैं उसमें अगर कभी बॉन्ड बन रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल में, तो वो जनरली आयोनिक होते हैं। एंड मान लीजिए 2 नॉन मेटल के बीच में जो 2 नॉन मेटल कह सकते हैं, हम इसको नॉन मेटल भी कह सकते हैं, नॉन मेटल में भी होते हैं, एंड मेटल एंड नॉन मेटल में भी हो सकते हैं, डिपेंड की एग्जैक्टली कौन सा मेटल है। मान लीजिए ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का मेटल रहेगा तो उसके पर्टिकुलर केस में तो ये आयोनिक बॉन्ड बनेंगे। एंड अगर जनरली जो भी ग्रुप 7 के साथ ग्रुप 17 के साथ जो भी बॉन्ड बनते हैं वो जनरली क्या रहते हैं, आयोनिक कैरेक्टर के होते हैं। मोल्स क्या होते हैं, तो मोल्स का फार्मूला होता है
तो मोल जो होता है, तो मोल्स का फार्मूला होता है वेट गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पानी की बात करते हैं, मान लीजिए H2O की बात करते हैं, H2O में जो मोलर मास होता है, मोलर मास वो हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है एंड ऑक्सीजन जो होता है उसका मोलर मास 16 होता है। तो ओवरऑल हम अगर यहाँ देखेंगे H2O में, तो H2O में क्या है, 2 इंटू H है एंड प्लस ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है एंड ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, तो 16 है। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 100 ग्राम पानी है, अगर 100 ग्राम पानी दिया है आपको, तो अगर 100 ग्राम दिया है पानी एंड उसका मोलर मास कितना हो गया, तो मान लीजिए 18 ग्राम है, 18 ग्राम पर मोल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो अगर हम 18 डिवाइडेड बाई 4 करते 100 डिवाइडेड बाई 18 करते हैं, 18 पंचे 90 10, तो 5.5 है। तो ये जो है, तो यानी कि अगर आपके पास 100 ग्राम पानी है, तो 100 ग्राम पानी का मतलब क्या है, आपके पास 5.5 मोल है। अगर हम मोल को डिस्कस करते हैं नंबर में, तो ये इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो ये जो मोल होता है, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या अदरवाइज फार्मूला मास भी हो सकता है, बट जनरली हम एटम्स और मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो अगर हम पानी की बात करते हैं, तो पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। वैलेंसी क्या होता है, मान लीजिए ये हमने कुछ एटम बनाया, तो एटम में यहाँ भी बहुत सारे इसके शेल है, मान के चलिए। तो यहाँ एक शेल है, यहाँ एक शेल है और यहाँ एक शेल है, ऐसे बहुत सारे शेल है। तो इस शेल में जनरली जो यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट शेल में है, तो लास्ट शेल को हम क्या कह सकते हैं, अल्टीमेट शेल कह सकते हैं, अल्टीमेट शेल या वैलेंस शेल उसको जनरली कहते हैं, यानी कि सबसे आउटर वाला। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन कितने अंदर आ जाएंगे, या इस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे और ये बॉन्ड बनाएंगे, तो इसको हम जनरली वैलेंसी कह सकते हैं। जब मान लीजिए कोई भी एटम है और एटम ने एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। एंड अगर कोई तो एटम है और एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसको क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। और जनरली जो हमारे मेटालॉइड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जनरली, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो हम उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐसे जनरली नहीं कह सकते हैं, हाँ, बट विथ रेफरेंस टू सम अदर एटम वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनिगेटिव हो सकता है। इसमें भी और एक कंसेप्ट आता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है कि मान लीजिए ये आपका एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों के बीच में मान लीजिए ये कोई तो बॉन्ड है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहे हैं दो एटम, तो मान लीजिए ये जो है, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, ऐसा मान के चलता हूँ। तो ये क्या करेगा एटम, ये इलेक्ट्रॉन को जो है, ये इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो जो बॉन्डेड पेयर का एटम है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, पुलिंग ऑफ बॉन्डेड या अदरवाइज पेयर्ड कह सकते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये का मतलब है कि जब भी कोई भी एटम बॉन्डेड जो है, तो पुलिंग ऑफ द बॉन्डेड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, तो उसको पुल करने की कोशिश करता है बॉन्ड में से, तो उस एटम को हम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में मान लीजिए ये कोई तो एटम है और ये कोई तो एटम है और इनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं है, फिर भी इसके पास में मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रॉन है या इसके पास भी जो भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अगर ये एटम अगर पुल कर रहा है, तो यानी कि उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर एटम को हम कह सकते हैं हायर
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह सकते हैं। यानी कि जब भी एक कोई केमिकल बॉन्ड बना नहीं है, लेकिन बनने से पहले अगर कोई दूसरा एटम अगर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट कर रहा है या पुल कर रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली जनरली ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, जनरली पॉजिटिव रहते हैं। यानी कि उनके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहता है या अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो जनरली जो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो आइदर क्या होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या निगेटिवली चार्ज होते हैं, या उनके पास जो कैपेसिटी होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो रादर दे वांट टू डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफ़र दैट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, तो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। एंड अगर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास क्या है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हैं, या उसके पास क्या है कि वो क्या करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हम कुछ मास ऑफ कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है NO, तो ये क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो उसका मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास उसका होता है 14। एंड अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना देगा, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो ये देगा 30 ग्राम पर मोल। दूसरा हमने कंपाउंड लिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है तो उसका मोलर मास होगा 14। एंड ये दूसरा कंपाउंड लिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन जो होता है उसका मोलिकुलर मास होता है 14, और जो ऑक्सीजन होता है O2 कह सकते हैं। तो O2 अगर O का बात करें तो इसका मॉलिकुलर मास होता है 16, लेकिन यहाँ क्या है कि एग्जैक्टली दो उसके एटम है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 32। तो यानी कि अगर NO2 की टोटल मास की बात करें तो टोटल हो जाएगा ये 32 प्लस ये 14, तो ये 46 ग्राम पर मोल 46 ग्राम पर मोल जो है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एलिमेंट है तो उसका कार्बन जो है तो उसका मोलर मास होता है 12। ऑक्सीजन जो होता है उसका मोलर मास होता है 16। तो ओवरऑल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का, तो वो क्या आ जाएगा, 28 ग्राम पर मोल आ जाएगा। वैसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर है, तो CO2 का अगर कार्बन का मॉलिक्यूलर मोलर मास होता है 12। ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 32 हो जाएगा। तो ये 32 और ये 12, तो ये क्या आ जाएगा, 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम पानी का मोलर मास देखते हैं तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है तो उसका मोलर मास होता है 1, एंड ऑक्सीजन जो होता है तो ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल ये वैल्यू 2 दे देगा, और ये 2 प्लस ये 16, तो ये क्या हो जाएगा 18। तो पानी जो होता है तो पानी का मॉलिक्यूलर जो मास होगा या तो वो मोलर मास जो है तो 18 ग्राम पर मोल होता है वाटर का। नेक्स्ट हमने कंपाउंड लिया है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन जो है तो उसका मोलर मास हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ 2 एटम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू 2 आ जाएगा। और ऑक्सीजन जो है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है एटॉमिक मास होता है 16 कह सकते हैं। एंड जो यहाँ एग्जैक्टली 2 एटम है, तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये 2 एंड ये 32, यानी कि तो ये 16 टू द 32 यानी 34। जो H2O2 होता है तो उसका जो मोलर मास होता है वो 34 ग्राम पर मोल होता है। नाइट्रोजन सल्फाइड हमने लिया है। तो नाइट्रोजन सल्फाइड में ये जो सोडियम सल्फाइड लिया है हमने। तो सोडियम सल्फाइड में हमने सोडियम जो होता है तो उसका मोलर मास 23 होता है, लेकिन यहाँ 2 एटम है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46 हो जाएगा, 46 ग्राम पर मोल। एंड ये जो है तो जो सल्फ़र है तो सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 32 ग्राम पर मोल होता है। तो ये 36 और ये 46 और ये 32 ये हो जाएगा ओवरऑल। तो जो सोडियम सल्फाइड होता है तो उसका मास आ जाता है एक मोल का 78 ग्राम पर मोल।
नेक्स्ट हमने लिया कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड में जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है 23, जो फ्लोरीन होता है तो फ्लोरीन का मास होता है 19। तो अगर ये 19 है तो ये इसका दोनों का ऐड करेंगे तो ये जाएगा 42। तो जो सोडियम फ्लोराइड होगा तो सोडियम फ्लोराइड का मोलर जो मास है एक मोल का तो हो जाएगा 42 ग्राम पर मोल। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, मान लीजिए हमने नाइट्रोजन गैस ले ली तो नाइट्रोजन गैस का वजन कितना होगा, तो ये हो जाएगा लगभग 14 तो ये जाएगा 14 ग्राम कह सकते हैं। और जो हाइड्रोजन होता है उसका वजन तो 2 है, तो अगर 3 मोल लिया हमने तो इसका वजन कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ये 14 प्लस ये 6, तो ये ओवरऑल 20 होना चाहिए। तो ये 7 7 3 10, तो इसका भी वजन कितना आ रहा है, तो 20 आ रहा है। यानी कि जब भी यानी कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें या इसको भी 2 से डिवाइड करें और इसको भी 2 से डिवाइड करें, तो यानी कि अगर आप नाइट्रोजन गैस अगर 7 ग्राम लेते हैं, हाइड्रोजन गैस अगर 3 ग्राम लेते हैं, तो आपको जो मिलने वाला अमोनिया गैस है वो आपको हमेशा 10 ग्राम मिलेगा। तो यानी कि आपने अगर 7 से ज़्यादा भी लिया तो भी जितना भी अवेलेबल है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन उससे ज़्यादा भी रहेगा तो भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, या कम भी रहेगा तो भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर 7 ग्राम अगर आप नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो आपको 3 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, या 3 मोल कह सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल कह सकते हैं, 3 एटम कह सकते हैं, आपको जो कहना है वैसे कह सकते हैं, या 3 लीटर कहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको 7 लीटर लिया, इसको 3 लीटर लिया, तो आपको यह क्या है, यह 10 लीटर गैस देगी, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ जब भी आप 7 ग्राम लेंगे, यहाँ 3 ग्राम लेंगे, तो यहाँ आपको 10 ग्राम में मिलेगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके आपको अमोनिया गैस मिलेगी। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है, आप इससे ज़्यादा भी प्रोपोर्शन की अमोनिया बना नहीं सकते, या इसके कम के प्रोपोर्शन के भी अमोनिया बना नहीं सकते, ऐसे कह सकते हैं। इसी में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपने 2 मोल हाइड्रोजन गैस ले ली और 1 मोल, अगर 1 मोल क्या लिया, 1 मोल आपने ऑक्सीजन गैस ले ली, तो आपको 2 मोल पानी जो लिक्विड में मिलने वाला है। यानी ये आपको गैस लेना है, ये भी गैस लेना है, तो आपको क्या मिलेगा, तो दो मोल पानी मिलेगा। तो जो हाइड्रोजन का वजन तो गैस का 2 ग्राम रहता है, और ये 2 मोल लिया तो ये 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है तो ऑक्सीजन का जो गैस है उसका मोलर मास कितना होता है, 32 होता है। तो ओवरऑल अगर पानी के देखेंगे तो पानी का वजन कितना होता है, 18 ग्राम होता है। 18 × 2, ये क्या हो जाएगा, 2 × 18, तो ये 36 हो जाएगा, 36 ग्राम। अगर हम इसको सबको 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया और इसको भी 4 से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा, जब आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो आपको कंपलसरी 9 ग्राम जो है तो वो पानी मिलेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में आप ज़्यादा हाइड्रोजन ले या कम हाइड्रोजन ले, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके आपको 9 ग्राम पानी देगा। ये इसका कहना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का।